स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मेंटोर पर, जिसका ध्येय वाक्य है थिंक लाइक एन ऑफिसर। अगर आप अपनी तैयारी के दौरान एक ऑफिसर की तरह नहीं सोच रहे हैं तो फिर समस्या वहीं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी सिर्फ किताबों की तैयारी नहीं है, बल्कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की तैयारी है। अगर आपने अपने अंदर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को मेंटेन नहीं किया तो आपके लिए यह जीएस पेपर 4 में भी समस्या बन करके उभरेगा। लेकिन जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक की प्रिपरेशन के दौरान आप सिर्फ अगर किताबों का अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग का स्किल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस आंसर राइटिंग के स्किल में एस्से को कैसे लिखना है, इसको लेकर विद्यार्थियों के बीच काफी मतभेद है कि शुरुआत कैसे होगी, कौन कौन से डायमेंशन रखे जाएंगे और कैसे हम उसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता हुआ चला जाएगा और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ का पूरक लगेगा। ऐसे में मैं 2019 का एक एस्से आपके सामने लेकर के आया हूं, जो है विवेक सत्य को खोज निकालता है। यानी जो सोचने की क्षमता है व्यक्ति की, जो सही गलत और शुभ अशुभ को जानने की क्षमता है, अगर व्यक्तित्व के अंदर उतर जाता है तो वह सत्य को खोज लेता है। तो क्या ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जिसमें इस एस्से को कंप्लीट किया जा सके? तो पहले तो उदाहरणों की बात बाद में करें। अगर एस्से लिखने की बात करें तो एस्से की शुरुआत जो होती है, इसमें आप भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष की तरह ही जा सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रारूप अलग होता है। जब भी आप एस्से लिखें तो उसके पहले पैराग्राफ में इस बात की प्रमाणिकता कर दें कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, और उसके लास्ट की लाइन में 2-3 पॉइंट ऐसा लिखें जिससे पता चले कि नीचे आप और भी ऐसे उदाहरण देने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करेगा कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने इस एस्से की शुरुआत की, तो इस एस्से की शुरुआत अगर आप करते तो आप बताते कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, उसमें बहुत से लोग अलग अलग आंदोलन चला रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बना करके, लेकिन उसमें एक राजनीतिक एकता का अभाव था और इस अभाव को देखा गया और विवेक ने सत्य को ढूंढा। और जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, तब सब लोग उनके पीछे एक सूत्र में बंद करके चलने लगे और उन्होंने एक हथियार अपनाया जो कि संपूर्ण दुनिया आज भी अपना रही है, अहिंसा का हथियार। ये क्या है? विवेक ने सत्य को खोज निकाला। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं विश्व और भारत में तथा उसकी ऐतिहासिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जहां हम यह अच्छे से समझ सकते हैं कि विवेक किस तरह से सत्य को खोज ही निकालता है। ये हो गई आपकी भूमिका। अब उसके बाद आप एक एक लाइन करके उसमें क्या क्या पॉइंट डालने चाहिए, तो किसी भी निबंध में एक तो होना चाहिए आईआर वाला पॉइंट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सोशल पॉइंट होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए इकोनॉमिक एक्सपेक्ट आप दे रहे हो, चौथा होना चाहिए आपका कोई पॉलिटिकल व्यू आप देना चाह रहे हो, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल व्यू दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया ना यहाँ पे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू कोई देना चाहते हो, संवैधानिक व्यू, तो वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कोई ऐसे घटनाएं हुई हो, कोई ऐसा वाक्य गुजरा हो जो कि इस सेंटेंस को सिद्ध करता हो। कई बार लोगों को ये समस्या आती है कि हम पढ़ तो सब लिए हैं, लेकिन उसको कोरिलेट कैसे करें, कैसे किसी एक कहानी को, किसी एक घटनाक्रम को हम एस्से से जोड़ करके समझ सकते हैं। तो जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वही प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगा और वही प्रैक्टिस आपको जोड़ना सिखाएगा कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे मिलाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं विवेक सत्य को खोज निकालता है, इससे क्या क्या डायमेंशन मैंने निकाला है। अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता? पहले तो वो भूमिका लिखता,
फिर उसके बाद मैं इसको अलग अलग व्यू में बांटते चलता। पहली बात करें अगर मध्यकालीन इतिहास की, तो आप जानते होंगे, ये सब बात आप भी जानते हो, लेकिन आप जोड़ नहीं पा रहे हो। ये जोड़ना कैसे सीखोगे? मान लो आपने सिलेबस निकाला, ठीक है, आपने सिलेबस निकाला, पलटते गए, देखते गए, क्वेश्चन डेली देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से अगर आपने लगातार एनालिसिस किया और समझा, एस्से को याद कर लिया कि कितने एस्से पूछे गए हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। और आप फिर जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ेंगे, कोई न्यूज पढ़ेंगे, तो उसको कोरिलेट करते चले जाएंगे उस एस्से से, और फिर भविष्य में आने वाले एस्से के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहां पे उठाता हूं मध्यकालीन इतिहास और उससे प्रूफ करता हूं कि विवेक ने सत्य को कैसे खोजा। यही सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक को जानते हैं आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, आप जानते हैं इब्राहिम लोदी को। ये सभी शासक जो गुलाम वंश के आए, लोधी वंश के आए, अलग अलग सैयद वंश के शासक, ये सभी आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, यानी कोई परमानेंटली लंबे समय तक नहीं रह पा रहा है। और फाइनली मुगल आते हैं, और मुगल में भी बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हुमायूं आए, वो भी लड़खड़ाते रहे, चौसा का युद्ध हुआ, फिर फाइनली वो हटा दिए गए और उनकी जगह अकबर उनका पुत्र आया। अब ये अकबर ने समझा कि आखिर क्या कारण थी कि इतने सारे बादशाह आ रहे हैं, दिल्ली पर कब्जा कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्या कारण है कि लंबे समय तक भारतीयों के दिलों में और भारत पर शासन नहीं चला पा रहे हैं। उसने इस कमी को पहचाना, उसके विवेक ने सत्य को ढूंढा और उसने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और अकबर को महान अकबर कहा जाने लगा। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। उसके नीतियों से खुश होकर के तत्कालीन जनता ने, कहा जाता है, उसका नाम अकबर दिया, जिसका तात्पर्य होता है हिंदी में बड़ा। अकबर का मतलब बड़ा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति थी, अकबर की जो राज्यों के साथ संधि की नीति थी, यह अपने आप में अद्वितीय थी। उसने लोगों का दिल भी जीता और शासन पद्धति को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास भी किया। तो विवेक ने सत्य को खोज निकाला। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो 1914 में से लेकर के 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा है 43-45 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पूरी दुनिया निस्तो नाबूद होने के कगार पर आ गई, लोग आपस में उलझने लग गए। लगातार आप देख रहे हैं परमाणु हमले हो रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी। ऐसे में पूरी दुनिया परमाणु बम का दुरुपयोग करने लगी थी। तब एक विवेक निकलता है और दुनिया के कुछ लोग मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम यही करते रहे तो दुनिया और विश्व कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमें वापस से मिल करके काम करना है। हम अलग अलग राष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, तमाम तरीके से, कहीं तानाशाही उपज रही है, कहीं लोकतंत्र है तो अर्ध लोकतंत्र है, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो वैश्विक स्तर की सरकार हो और सभी देशों से उम्मीद करे वह कि वहां के लोगों के प्रति वह बेहतर शासन प्रशासन चलाएंगे। और उस वैश्विक सरकार में प्रत्येक देश के लोगों की सदस्यता भी रहेगी। तो क्या बना, यूनाइटेड नेशन बना, आप जानते हैं 1945 में। और फिर आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना। तो ये सब क्या है, विवेक ने सत्य को खोज निकाला। जहां दुनिया एक दूसरे के लिए मारकाट कर रही थी, एक दूसरे को तबाह करने में लगी हुई थी, वही दुनिया के लोगों ने मिल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात करे। इस तरह क्या हुआ, विवेक ने सत्य को खोज निकाला। क्योंकि सत्य क्या है, मानवता है। सत्य क्या है, शुभ है। सत्य क्या है, ईश्वर है। सत्य क्या है, आपके करुणा पूर्ण कर्म है। ये सत्य है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखें, इकोनॉमिक पृष्ठभूमि है ना यहाँ पे, ये हाँ इकोनॉमिक पृष्ठभूमि है, ये ऐतिहासिक हटा दीजिएगा। इकोनॉमिक पृष्ठभूमि से अगर हम देखें तो 1950 में
से लेकर के जब भारत आजाद हुआ है 1991 तक भारत की इकोनॉमी क्या है, एक बंद इकोनॉमी है। ना बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, और अपने ही देश में सारे संसाधनों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम से कम है, सीमित क्षेत्रों में है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सरकार खुद कर रही है। ये तो उस समय की काल परिस्थिति के अनुसार सही था, लेकिन जब 1991 का समय आया और एक हफ्ते से भी कम का कवर था, हमारे पास विदेशी पूंजी थी जिससे हम बाहर से कुछ सामान खरीद सकते थे, तेल आयात कर सकते थे, तो उस वक्त लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फैसला लिया गया कि अब हम बंद नहीं रह सकते, हमको अपनी इकोनॉमी खोलनी होगी। और जैसे ही हमने इकोनॉमी खोली तो जो ग्रोथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, नीचे आ रहा था, वह क्या हुआ, लगातार ऊपर चढ़ता रहा, और भारत इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच गया। ये लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। इसके कुछ क्रो एंड पॉन्स हो सकते हैं, कुछ गलतियां, कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी और उसकी जीडीपी बढ़ी है। इस प्रकार से 1950 के बाद से 1991 का जो 91 का जो विवेक था, उसने क्या किया, सत्य को खोजा और अपनी बंद इकोनॉमी को खुली इकोनॉमी में परिवर्तित किया। बताइए ये पॉइंट आप जानते थे कि नहीं जानते थे कि हम पहले बंद इकोनॉमी थे, फिर ओपन इकोनॉमी हुए? तो देखो कैसे इसको यहां से जोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद संवैधानिकता की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम लाया गया, लेकिन यह देखा गया कि दल बदल अधिनियम जो है आपका, वह लगातार क्या हो रहा है, उससे पहले लोग आया राम गया राम की अवधारणा अपना रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि सरकारें अस्थिर होती जाती हैं और राजनीति की जो सुचिता होती है, जो नैतिकता होती है, वह धूमिल होती जा रही थी। तो फिर 52वां संविधान संशोधन ला करके क्या किया गया, दल बदल को बहुत वो कर दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया, और दल बदल अधिनियम के माध्यम से सदस्यता रद्द करने की बात की गई। तो विवेक ने क्या किया, सत्य को ढूंढ निकाला कि इस तरह से सरकारें अस्थिर होती रहेंगी। के बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें भी संशोधन जो हुआ उसमें एक पॉइंट है जो इसमें आप शामिल अच्छे से कर सकते हैं कि इसमें डिसाइड किया गया कि जो पहले से मंत्री बनने की होड़ लगती थी कि 543 लोकसभा में सदस्यों का चुनाव होता है और उनमें से बहुमत के लिए 273 चाहिए होता है, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार भी बनती है या फिर एकल बहुमत मिल जाता है किसी पार्टी को, तो उसमें मंत्री बनने की होड़ लग जाती थी। 100 मंत्री हो रहे हैं, 200 मंत्री हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, और सब नाराज हो रहे हैं कि हमको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे शासन प्रशासन के काम पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा था। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 91वां संविधान संशोधन लाके कह दिया गया कि लोकसभा में जितनी सीट है उसका 15% ही क्या होगा, मंत्रिमंडल के लोगों के लिए अलॉट होगा। 15% ही मंत्रिमंडल में लोग हो सकते हैं। यह क्या है, विवेक ने सत्य को खोज निकाला, और जो वित्तीय अनियमितता थी और वित्तीय खर्च जो हो रहा था बहुत ज्यादा, उसको रोका गया। फिर उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का अगर एक उदाहरण ले तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जनता को समझा कि वह तैयार है, और उन्होंने जनता को कहा, आह्वान किया कि 1 साल तक अगर हम सच्चे दिलों से अहिंसावादी बनकर के लड़ते रहे तो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। पता ये चला कि चौरा चौरी कांड हो गया 1922 में, और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया, और फिर उन्होंने कहा कि मुझसे पहाड़ों से बड़ी भूल हुई है। इस आंदोलन के लिए कहा था। क्यों कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जनता तैयार हो चुकी है, लेकिन जनता अभी तैयार नहीं थी, और गांधी जी ने इसका एहसास किया और कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस चलाए जगह जगह। और रचनात्मक कार्यक्रम की वजह से क्या हुआ कि जो मान लीजिए असहयोग आंदोलन में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो यहां बढ़ करके 500 हो गया, और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा भारत जुड़ गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर सामाजिक रूप से ले तो सती प्रथा एक बड़ा हमारा सामाजिक वो क्या कुरीति थी, और उसकी वजह से लगातार महिलाओं को जलाया जा रहा था। एरण अभिलेख से इसके प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और फिर राजा राम मोहन राय की भाभी के साथ भी ऐसा हुआ था
जताया जाता है, ऐसा अनुमान। तो उसके बाद वह उसके विरोध में खड़े हुए और ऐसे कई लोग महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून बनाने के लिए लड़े। जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने के लिए प्रेरित किया उस वक्त के गवर्नर जनरल को। उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ने 1829 में क्या करवाया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया। इस प्रकार से विवेक ने सत्य को ढूंढा कि हर कोई मानव है और उसको जीने की उतनी स्वतंत्रता है, भले उसका पति क्यों ना मर गया हो, उसे पुनः जीवन जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब कभी भी हम शोध करते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं तो हमसे कई सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं जो लगता है कि यही सत्य है, और हम समझते हैं कि हमारे विवेक ने ही इस सत्य को ढूंढा है। जैसे सब कोई जान रहा था कि हम क्या कहते हैं कि बल्ब नहीं बना सकते, बल्ब नहीं बना सकते। थॉमस अल्वा एडिशन लगातार प्रयास करता रहा क्योंकि उसको मालूम था कि उसका विवेक एक दिन सत्य को ढूंढेगा, और फाइनली जितने लोग कह रहे थे कि हम लोग बल्ब नहीं बना सकते, हम लोगों से नहीं हो पाएगा, तो तुम क्यों इतना प्रयास कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने 1000 से ज्यादा बार भी प्रयास किया है। तो लोगों ने कहा इसका क्या फायदा हुआ तुमको, तो उसने कहा फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ दुनिया को मैं 1000 तरीका जरूर बता सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ऐसे 1000 कोशिशें अगली दुनिया की बर्बाद नहीं होंगी, और फाइनली उसने बल्ब बनाया उस तरीके से जैसे बनाया जा सकता था। तो विवेक ने सत्य को ढूंढ निकाला। इसी के साथ कैसी लगी आपको एसे राइटिंग की यह क्लास और उसके मल्टीपल डायमेंशन और उसको लिखने का तरीका। इसमें 1-2 पॉइंट और अगर हम बात करें तो इसमें आंकड़ों वगैरह को भी आप चाहें तो शामिल करके उस वाक्य को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं, मैंने जीडीपी की बात की थी, तो आप 1950 की जीडीपी क्या थी और फिर 1951 के बाद और वर्तमान में 2024 के बजट के अनुसार क्या आपकी जीडीपी है, आप बता देते तो आपका प्रूफ हो जाता कि सही में विवेक ने सत्य को खोज निकाला। और जो ग्रोथ रेट धीमा बना हुआ था, आज विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था भी है और लगातार 7-8% ग्रोथ बना हुआ है। इस प्रकार से आपकी प्रामाणिकता बढ़ जाती और एग्जामिनर इस एस्से में मैक्सिमम नंबर आपको देता। तो एस्से की तैयारी अगर ऐसे ही करते रहनी है तो आपको यह वीडियो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि कैसी लगी आपको यह वीडियो। मिलते हैं अगले भाग में अगले किसी आर्टिकल्स के और न्यूज के साथ। जय हिंद, देखते रहिए द मेंटोर।